हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और अभी एक्सरसाइज 3.5 हमने स्टार्ट की हुई है मैथ्स में। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 में मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको कवर करा चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का बिल्कुल बेसिक वहीं से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने आगे का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड आज हमें करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में? फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसके पास नो सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली हमसे कहा गया है कि इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन है और के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। भाई लैंग्वेज घूमी हुई है क्वेश्चन की। सिंपल, अगर सिंपल बात करें सीधे शब्दों में तो यही इनका मतलब है कहने का कि इक्वेशंस के पास नो सॉल्यूशन है, आप अपनी के की वैल्यू बताइए। तो क्या कैसे करेंगे देखते हैं। यस, ये इक्वेशन हमें गिवन थी, ये इक्वेशन हमें गिवन थी। जैसे कि अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्वेश्चन में आपका RHS में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 0 बनाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 एंड 2 कैन बी रिटन एज। इस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इस 2 के +1 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे। इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। देखो माइनस में हो गया कि नहीं हो गया, और RHS में हमारा 0 भी आ गया। तो RHS में 0 हमने बना चुके हैं। इसके बाद कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हम इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें। कैसे करेंगे? ax + by + c के साथ कंपेयर करेंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी? देखिए यही आएगी। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का बेसिक वाला लेक्चर नहीं देखा, यानी कि इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो, एज द गिवन दैट द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन एंड द गिवन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एज। मतलब अगर आपकी नो सॉल्यूशन होता है तो क्या कंडीशन होती है? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यस स्टूडेंट्स, 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। मैं आपको बता रहा था कि जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होती है कंडीशन। ठीक है, तो देखो हमें जो के की वैल्यू निकालनी है वो तो इक्वेशन इक्वल वाले साइन से आएगी, नॉट इक्वल वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, या यहाँ आप एक बार नोटबुक में अपना ऐसे भी लिख लेना, c1/c2 भी लिख लेना, बट आपको अप्लाई यही दोनों करने हैं। वैल्यूज जो पुट करनी है इसमें ही करनी है। ठीक है, कर ली, लिख लिया। इसके बाद आपने वैल्यूज पुट की, a1 की, a2 की, b1 की, b2 की, यहाँ से पुट की। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की करने के बाद, सोल्व करने के बाद आपको k = 2 मिल गया। बताइए आया k = 2 कि नहीं आया? ठीक है, तो यही हमारी के की वैल्यू होगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ठीक है, यस। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है, इसे पहले सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दो बाद में सब्सटीट्यूशन से, करना दोनों से ही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। दोनों इक्वेशंस गिवन थी, ये इसको मैंने कॉपी कर लिया। आप गौर से देखिए, RHS में आपका 9 एंड 4 दे रखा है। RHS में हमेशा 0 आना चाहिए। तो अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा अगर आप RHS में 0 नहीं बनाओगे। तो चाहो तो आप करके देख लो। ठीक है, तो सोल्विंग द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना सीख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 एंड 2 कैन बी रिटन एज। इक्वेशन 1 और 2 को हम नए मेथड से लिखेंगे, यानी कि इस वाले 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे LHS में, इसको 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो देखो इधर जाके माइनस में, इधर जाके माइनस में आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो जनरल इक्वेशन वैसी ही बन गई जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना भी सिखा दिया था। तो एक बार आप अपने आप से ट्राई कीजिए इसको सोल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यहाँ तक देखो
अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो x इज इक्व टू -2 आ गया एंड y इज इक्व टू 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को सब्सटीट्यूशन मेथड से और सोल्व करना था, तो सब्सटीट्यूशन मेथड से आप अपने आप सोल्व करोगे, क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड आपसे बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? अगर इससे आगे हम बात करें, क्या गिवन है हमें, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, क्या है? अच्छा, ये थियोटिकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमारे आ गए, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। देखो, ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ आपको, एक्सरसाइज 3.3 में भी आया था, याद हो आपको तो। एक्सरसाइज 3.4 में भी आया था लाइब्रेरी वाला, एक्सरसाइज 3.3 में आया था टैक्सी वाला, एक्सरसाइज 3.4 में आया था लाइब्रेरी वाला, इस बार आ गया हॉस्टल वाला 3.5 में। तो समझ लेना ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आ रहा है हर एक्सरसाइज में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, आपका जो हॉस्टल का चार्ज है वो फिक्स्ड है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, और बाकी जो है वो नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने दिन रुक रहे हैं हॉस्टल में, ठीक है। वैन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, एक स्टूडेंट है उसने 20 दिन तक खाना खाया हॉस्टल में, खाना खाने का मतलब 20 दिन वो रुकी हॉस्टल में, और उसने दिए 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, वो 26 डेज होगा, उसने 1180 रुपीज़ दिए, ठीक है। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, हमें फिक्स्ड चार्ज फाइंड आउट करना है और पर डे का चार्ज फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। जो जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल इज ₹X, द चार्ज ऑफ फूड पर डे ₹Y, मान लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कही गई थी कि एक स्टूडेंट ए है जो 20 दिनों का है। तो देखो 20 दिनों के चाहे कितने भी दिनों के, उस पर फिक्स्ड चार्ज लगना है, फिक्स्ड चार्ज लग गया। 20 दिनों का है तो 20 दिन का पर डे के हिसाब से लग गया। और कितना हुआ टोटल? 1000 रुपये। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में कहा है एक स्टूडेंट 26 डेज का है, तो फिक्स्ड चार्ज लगा उसका 26 डेज का चार्ज लगा, कितने रुपए हुए? 1180 रुपीज़, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सोल्व करना है, ये वाला आपको याद रखना। मैं कॉपी चेक नहीं करूँगा अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं किया तो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देखो, इस वाली इक्वेशन को इधर ट्रांसफर करेंगे, मतलब RHS में तो हमें 0 लाना ही पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो RHS में हमने 0 बना दिया। उसके बाद A1 B1 की वैल्यू निकाली, फॉर्मूले में पुट की, x की वैल्यू 400 आई, y की वैल्यू 30 आई है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप ठीक है, अगर नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम, आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक बार आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो जो हमने फिक्स्ड चार्ज माना था वो कितना माना था? x, और x की वैल्यू आई है 400 रुपीज़। तो फिक्स्ड चार्ज कितना हुआ? 400 रुपीज़, और फूड का चार्ज हुआ पर डे 30 रुपीज़, यानी कि एक दिन का खाने का खर्चा है 30 रुपये का, और महीने का रहने का खर्चा है 400 रुपये का, ठीक है। ये हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यस, 1 मिनट। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ फ्रैक्शन 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नोमेटर, अगर हम नोमेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारी फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाएगी। अगर हम 8 ऐड कर दें डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगी 1/4। तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, सेम उसी क्वेश्चन की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th इन इक्वेशन नंबर एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 2 का 1st इन एक्सरसाइज 3.4। दो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। इन वाले क्वेश्चंस की तरह ही ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप से सोल्व कीजिए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको पूरा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। बट एक बार आपको अपने आप से ट्राई करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट, यस थर्ड पार्ट एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बोला है हमसे थर्ड पार्ट में। यस, एक यश है,
यश हैं और यश ने क्या काम किया, यश ने 40 नंबर आए, यश के 40 नंबर आए किसी टेस्ट में। कब आए, जब सही आंसर देने के लिए। आप याद रखो जब भी कोई बड़ा एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें सही आंसर देने पर मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो आपके मार्क्स कटते भी हैं, उसमें कटते हैं इन द सेंस जो आपके आए होंगे उसमें से भी कट जाएंगे, ठीक है। तो वही एग्जाम ये यश दे रहा है। यश एक बहुत होनहार बच्चा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। तो देखते हैं उसके आते हैं 40 मार्क्स। कब, जब सही आंसर देने पर 3 मार्क्स उसके मिलते हैं और गलत आंसर देने पर उसका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर उसे सही आंसर देने पर 4 नंबर दिए जाएं, 4 मार्क्स दिए जाएं और गलत आंसर होने पर 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाएं तो उसे मिलते हैं 50 मार्क्स। तो बताओ कितने, उसने कितने क्वेश्चन थे उस पेपर में, उस पेपर में कितने क्वेश्चंस थे। तो मान लीजिए यश ने जो सही आंसर दिए वो थे x और यश ने जो गलत आंसर दिए वो थे y, ठीक है। सही वाले मान लीजिए x, गलत वाले मान लीजिए y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन में सही आंसर देने पर आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो सही आंसर कितने दिए हैं उसने, x आंसर सही दिए हैं अपने, ठीक है। तो सही आंसर देने पर उसे मिल रहे हैं 3 मार्क्स। तो 3 से आपने कर दी सही वाले में मल्टीप्लाई और गलत आंसर देने पर उसके कट रहे हैं 1 मार्क्स। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई कर दी आपने y से, क्योंकि गलत किए थे उसने y, और कट रहे हैं तो बीच में आएगा माइनस का साइन, ठीक है। डिडक्ट हो रहे हैं तो माइनस आएगा। ऐसा करने पर उसे मिले 40 मार्क्स। कितने मिले, 40 मार्क्स उसे मिले। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 40 = 40। ये बन गई पहली इक्वेशन। सेम अगर दूसरी कंडीशन हम देखें तो उन्होंने कहा है सही आंसर देने पर 4 मार्क्स मिलने चाहिए, तो 4 मार्क्स मिले। गलत आंसर देने पर 2 मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए, 2 मार्क्स डिडक्ट हुए, माइनस बीच में डिडक्ट हुए तो माइनस साइन आएगा। कितने मिले उसे, 50 मार्क्स मिले। तो दोनों इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर लोगे, वहाँ से आएगी आपकी x = 15, y = 5 आ जाएगी। इन दोनों को सोल्व करने के बाद आप, अच्छा हमसे क्वेश्चन में पूछा था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का मतलब है जितने उसने सही किए प्लस जितने उसने गलत किए। तो यानी कि सही वाले प्लस गलत वाले, यानी कि x + y, और x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 5, टोटल क्वेश्चन हो गए 20, ठीक है। यानी कि उस बच्चे के जो क्वेश्चन गलत थे वो 5 क्वेश्चन गलत हो गए आउट ऑफ 20, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है एक तरीके से। अगर मैं आपसे कहूँ कि कंपटीशन एग्जाम के लिए ठीक रिजल्ट है, एवरेज है, बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इसका 4th पार्ट क्या बोल रहा है। यस, ये भी कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा नया। 2 प्लेस हैं ए और बी, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, हाईवे है दोनों के बीच में, ठीक है। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट हुई ए से और दूसरी कार स्टार्ट हुई बी से, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि ए भी इस डायरेक्शन में जा रही है और बी भी इस डायरेक्शन में जा रही है, बी भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। दे मीट इन 5 आवर्स। अगर ए बताओ ए ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो कहीं ना कहीं जा कर के ए जो है बी को पीछे कर देगी, ए और बी के साथ दोनों एक साथ आ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ए तेज चल रही है, बी थोड़ा सा धीरे चल रही है, तो ए जो है कहीं ना कहीं जा कर के बी से मिल जाएगी, ए जो है बी को पकड़ लेगी आगे जाके, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उसे मिलने में लगे 5 आवर्स, यानी 5 घंटे लगातार चलने के बाद उसने ए ने बी को पकड़ लिया, पीछे छोड़ दिया। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, और अगर वो एक दूसरे के साथ चलने लगे, ए इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में, तो वो 1 घंटे में ही मिल जाते हैं। देखो ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो ये जल्दी मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, तो वो 1 घंटे में ही मिल गए। तो हमें बतानी है दोनों की स्पीड क्या है, दोनों कार की स्पीड क्या होगी। तो देखते हैं। देखो ये मैंने ए बनाया, ये मैंने बी बनाया है। ए और बी के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मैंने माना ए कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बी कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, लिख लिया। फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, देखो जब भी सेम डायरेक्शन में मोशन हो रही होगी, यानी कि सेम डायरेक्शन में मोशन हो रही होगी, तो दोनों की फाइनल स्पीड निकालने के लिए, अभी आपने 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे रिलेटिव मोशन, जब दोनों फिजिक्स में जब दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो हम स्पीड को करते हैं माइनस, रिजल्टेंट स्पीड को निकालने के लिए। तो बड़ी मैंने मानी ए जो है वो बड़ी स्पीड से मूव कर रहा है, तो x - y =
क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस कितनी चाहिए 100, इन दोनों के बीच की 100 थी ना, तो 100 अपॉन टाइम कितना लगा 5 आवर, टाइम कितना लगा 5 आवर, तो 100 अपॉन 5 यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आए। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनकी स्पीड हो जाती है ऐड, तो स्पीड हो गई ऐड। और कितनी डिस्टेंस है 100 है, टाइम कितना लगा खाली इस बार 1 आवर लगा, देखो क्वेश्चन में 1 आवर गिवन है। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों क्वेश्चंस को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करके अपने x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ही x और y की वैल्यू आएगी आप बता दोगे कि कार ए कितनी स्पीड से मूव कर रही थी, कार बी कितनी स्पीड से मूव कर रही थी। ठीक है, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम आप, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलते हैं, आज ये एक्सरसाइज भी अपनी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, सो देखते हैं क्या बोला है फिफ्थ पार्ट में। इसमें द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कब? इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स, अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर दे और उसकी ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दें। अगर इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें एंड ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट्स। हमें बतानी है उसकी डायमेंशंस, रेक्टेंगल की डायमेंशंस। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में अजीब लग रहा होगा आपको थोड़ा सा, बहुत ईजी है। देखते हैं कैसे। क्या है, लेट दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x यूनिट, ब्रेथ मान लीजिए हमने y यूनिट, लेंथ और ब्रेथ ही होती है डायमेंशंस रेक्टेंगल, मान लीजिए। अच्छा लेंथ और ब्रेथ है तो उसका एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है y, तो x इंटू वाई आ गया हमारा एरिया, एक्स वाई आ गया। अच्छा अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें, क्या कहा है, लेंथ को 5 यूनिट कम करो, लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दो, 3 यूनिट सॉरी, तो ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया, प्लस कर दिया, तब जाके जो एरिया निकलेगा, तो देखो मल्टीप्लाई करके एरिया निकलेगा, मैंने मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल दिया। तो जो नया एरिया होगा वो पुराने वाले एरिया से 9 कम होगा। तो पुराना एरिया क्या था, एक्स इंटू बाई, उसमें से 9 कम कर दो तो देखो इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। भाई कंडीशन समझ आई। अब इसको सोल्व करो, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, देखो क्या बचा, 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 9। इसको पूरे को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड कंडीशन अप्लाई करो, उन्होंने बोला है अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाएं, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाएं, तो जो एरिया होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 67 से। तो देखो एरिया को 67 से इंक्रीज कर दिया, दोनों को सोल्व किया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ से सोल्व करने के बाद दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर दोगे, सोल्व करने पर जो आपको मिलेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, एक्स एंड वाई। ठीक है भाई, तो वो लेंथ एंड ब्रेथ आ जाएगी आपकी रेक्टेंगल की वहाँ से। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज एक्सरसाइज 3.5 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप जल्दी से जल्दी अपना 3.3, 3.4, 3.5 के नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और पूरा रिवाइज कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, सो ओके, थैंक यू। हम कल आगे का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।